हाय गाइस, सभी लोगों को राम राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आप कहां से ये वीडियो देख रहे हैं। और हाँ, जब आप कमेंट कर रहे होंगे तो आप उसको स्लाइड करते ही आपके सामने आएगा हाइप का ऑप्शन। वीडियो को हाइप करिए। आप एक हफ्ते में हर वीडियो को या किसी भी वीडियो को 3 बार हाइप कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा वीडियो को हाइप करेंगे उतना ही मौका हमारे पास होगा कि हमारा चैनल तेजी से ग्रो करे। तो अब चलते हैं वीडियो पर। ब्योमकेश ने सुबह का अखबार अच्छे से मोड़ के एक ओर रख दिया। उसके बाद अपनी कुर्सी पर सर पीछे टिकाकर खिड़की के बाहर देखने लगा। बाहर सूरज चमक रहा था। फरवरी की सुबह थी। न कोहरा न बादल। आसमान दूर दूर तक नीला था। हम लोग घर की दूसरी मंजिल में रह रहे थे। ड्राइंग रूम की खिड़की से शहर की आपाधापी और ऊपर खुला आसमान साफ दिखाई देता था। नीचे तरह तरह की ट्रैफिक की आवाजों से पता चलता था कि शहर रोजाना के शोर शराबे के लिए जाग रहा है। नीचे हैरिसन रोड का शोरगुल बढ़कर आकाश तक कुलांचे भरने लगा था, क्योंकि पक्षियों की चहचहाहट आसमान में उड़ने लगी थी। ऊपर दूर तक कबूतरों की कतारें उड़ती दिखाई देती थी। लगा जैसे वो सूरज के चारों ओर घेरा बनाना चाह रहे हों। सुबह के 8 बज रहे थे। हम दोनों नाश्ता करके आराम से अखबार के पन्ने पलट रहे थे, इस आस में कि कोई दिलचस्प समाचार दिखाई दे जाए। ब्योमकेश ने खिड़की से हटने के बाद कहा, तुमने ये अजीब विज्ञापन देखा जो कुछ दिनों से बराबर छप रहा है? मैंने जवाब दिया, नहीं, मैं विज्ञापन नहीं पढ़ता। तुम विज्ञापन नहीं पढ़ते? तो क्या पढ़ते हो? जो हर आदमी पढ़ता है, समाचार और क्या। दूसरे शब्दों में वो कहानियां, जैसे मंचूरिया में कोई व्यक्ति है जिसकी उंगली से खून बहता है, या फिर ब्राजील में एक महिला के 3 बच्चे हुए। यही सब पढ़ते हो ना? क्या फायदा ये पढ़कर? क्यों पढ़ा जाए ये सब? यदि तुम आज के संदर्भ में असली खबर चाहते हो तो विज्ञापन पढ़ा करो, समझे? व्योमकेश अजीब आदमी था, ये जल्दी ही पता लग जाएगा। ऊपर से उसे देखकर उसके चेहरे या बातचीत से कोई ये नहीं कह सकेगा कि उसमें अनेक विशेष गुणों का समावेश है। लेकिन अगर उसे ताना मारे या उसे तर्क में उद्वेलित कर दे तो उसका असली रूप सामने आ जाता है। लेकिन आमतौर पर वो एक गंभीर और कम बोलने वाला इंसान है। लेकिन जब भी उसकी खिल्ली उड़ाकर उसका मजाक बनाया जाता है तो उसकी जन्मजात प्रखर बुद्धि सभी संभावनाओं और अवरोधों को तोड़कर उसकी जुबान पर खेलने लग जाती है। तब उसका वार्तालाप सुनने लायक हो जाता है। मैं इस लालच से बच नहीं पाया और सोचा कि क्यों ना उसे एक बार उद्वेलित करके देखा जाए। मैंने कहा, तो ये बात है, इसका मतलब ये हुआ कि अखबार वाले सब बदमाश लोग हैं जो अखबार के पन्नों को विज्ञापनों से भरने की जगह फिजूल की खबरें छापकर जगह भर देते हैं। ब्योमकेश की आंखों में एक चमक दिखाई देने लगी। वो बोला, कसूर उनका नहीं है, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर वो तुम्हारे जैसे लोगों के मनोरंजन के लिए ये फिजूल की कहानियां ना छापें तो उनका अखबार थोड़ी बिकेगा। लेकिन वास्तव में चटपटी खबर व्यक्तिगत कॉलमों में ही मिलती है। अगर तुम सभी प्रकार की महत्वपूर्ण खबरें चाहते हो, जैसे कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है, दिन दहाड़े कौन किसे लूटने की साजिश कर रहा है, स्मगलिंग जैसे गैर कानूनी काम को बढ़ाने के लिए कौन से नए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, तो तुम्हें व्यक्तिगत कॉलम ही पढ़ने चाहिए। रॉयटर्स ये सब खबरें नहीं भेजता। मैंने हंसकर जवाब दिया, अगर ऐसा है तो आज से ही केवल विज्ञापन पढ़ा करूंगा। पर तुमने ये नहीं बताया कि आज तुम्हें कौन सा विज्ञापन अजीब लगा।
ब्योमकेश ने अखबार मेरी तरफ फेंकते हुए कहा, पढ़ लो, मैंने निशान लगा दिया है। मैंने पन्ने पलट कर देखा। एक पेज पर लाल पेंसिल से 3 लाइनों पर निशान लगा था। अगर लाल निशान ना होता तो शायद साधारण आंखों से वो दिखाई भी नहीं देता। विज्ञापन इस प्रकार था, शरीर में कांटा। यदि शरीर से कांटा निकलवाना चाहते हैं तो कृपया शनिवार 5:30 बजे व्हाइट वे लेडलॉ के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर लगे बिजली के खंभे से कंधों को टिकाकर खड़े रहें। मैंने उस विज्ञापन को कई बार पढ़ा और जब मुझे उसका कोई सिर पैर नहीं मिला तो मैंने पूछा, ये आखिर कहना क्या चाहता है? उस लैंप पोस्ट से कंधा टिकाने पर क्या जादू से शरीर से कांटा निकल जाएगा? इस विज्ञापन का मतलब क्या है यार? और ये शरीर का कांटा क्या है? ब्योमकेश ने जवाब दिया, मैं तो अभी भी ये समझ नहीं पाया हूं। अगर तुम पिछले अखबारों पर नजर डालोगे तो पाओगे कि ये विज्ञापन हर शुक्रवार बिना किसी नाम के छप रहा है। लेकिन इस खबर में संदेश क्या है? आमतौर पर किसी विज्ञापन को छपवाने का कोई ना कोई मकसद तो होता है ना। इस विज्ञापन से तो कुछ पता नहीं चलता। पहली नजर में तो यही लगता है कि इसमें कोई संदेश नहीं है, पर कुछ नहीं है ये मान कैसे लिया जाए? अगर कोई इंसान अपनी मेहनत की कमाई फिजूल के विज्ञापन पर खर्च करेगा तो इसका क्या मतलब है? ध्यान से पढ़ो तो इसका संदेश बिल्कुल साफ है। और वो क्या है? विज्ञापन देने वाला बताना नहीं चाहता कि वो कौन है। इस विज्ञापन में कहीं कोई नाम नहीं है। अक्सर ऐसे विज्ञापन छपते हैं जिनके विज्ञापनकर्ता का नाम पता नहीं होता, पर यह सब जानकारी अखबार के दफ्तर में होती है। अखबार अपनी ओर से एक बॉक्स नंबर छापता है। इसमें तो यह भी नहीं है। तुम्हें तो पता ही होगा कि जब कोई विज्ञापन छपवाता है तो उसका मकसद होता है कि वह खुद मौजूद रहकर लेन देन पर कोई सौदेबाजी करे। ये भी वही करना चाहता है, पर सौदेबाजी के लिए सामने नहीं आना चाहता। क्या? मैं ठीक से समझ नहीं पाया। ठीक है, मैं समझाता हूं, ध्यान से सुनो। विज्ञापन देने वाला इंसान इस विज्ञापन के माध्यम से लोगों से कहना चाहता है कि हे भाई सुनो, अगर तुम में से कोई अपने शरीर का कांटा निकाल देना चाहता है तो अमुक जगह इतने बजे मिलो और इसी मुद्रा में खड़े रहो ताकि मैं तुम्हें पहचान सकूं। अभी हम इसकी चर्चा नहीं करते हैं कि आखिर ये शरीर का कांटा है क्या। अभी हम इतना ही सोच लें कि अगर हम उस कांटे को निकाल फेंकना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। उस जगह उतने बजे वहां जाएं और लैंप पोस्ट से कंधा टिकाकर खड़े हो जाएं। मान लो तुम उसी समय पर जाकर इंतजार करते हो तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि शनिवार की शाम को उस जगह पर कितनी भीड़ हो जाती है। व्हाइट वे लेडलो एक तरफ है, उसके दूसरी तरफ न्यू मार्केट है और चारों तरफ कई सारे सिनेमा हॉल्स हैं। तुम वहां निर्धारित समय पर जाकर अगर आधा घंटे उस लैंप पोस्ट से टिककर खड़े रहते हो तो खंबे के आगे पीछे चलने वाली भीड़ के धक्के तुम्हें खाने होंगे। लेकिन इतने इंतजार के बाद भी जिस काम के लिए तुम वहां खड़े हो उसका कोई अता पता तक नहीं, और जादू से तो शरीर का कांटा निकल नहीं सकता। आखिर में तुम निराश होकर सोचने लगते हो कि किसी ने तुम्हें क्या मूर्ख बनाया है। तब अचानक तुम्हें अपनी जेब में एक रुक्का मिलता है जो भीड़ में से किसी ने बड़ी सफाई से तुम्हारी पॉकेट में डाल दिया। और फिर क्या? बीमार और दवा देने वाला आपस में मिलते नहीं, फिर भी इलाज का नुस्खा मिल जाता है। तुम्हारे और विज्ञापन देने वाले के बीच संपर्क कायम हो जाता है, लेकिन तुम्हें पता नहीं लगता कि वो कौन है और देखने में कैसा है। मैं कुछ देर उसकी बातों पर ध्यान देता रहा और बोला, मान लो मैं तुम्हारी इस थ्योरी को सही मान भी लूं, तो भी इससे साबित क्या होता है? सिर्फ ये कि शरीर में कांटे निकालने वाला सरगना हर कीमत पर अपनी पहचान छुपाए रखना चाहता है, और जो इंसान अपनी पहचान उजागर करने में हिचकिचाता है तो जाहिर है कि वो कोई सीधा साधा आदमी तो होगा नहीं। मैंने अपना सर हिलाकर कहा,
ये तो केवल तुम्हारा अंदाजा है, इसका कोई सबूत तो नहीं है कि जो तुम कह रहे हो वो सही है। ब्योमकेश उठ खड़ा हुआ और फर्श पर चहलकदमी करते हुए बोला, सुनो, सही अनुमान सबसे बड़ा सबूत होता है, जिसे तुम जांच पर आधारित सबूत कहते हो। अगर तुम उसे बारीकी से पढ़ो तो पाओगे कि वो अंदाजों के एक क्रम के अलावा कुछ नहीं है। हालात पर आधारित प्रमाण बौद्धिक अंदाजा नहीं है तो और क्या है? फिर भी इसके आधार पर कितने ही लोगों को ताउम्र कैद की सजा हुई है। मैं चुप रहा, पर दिल से उसके तर्कों को स्वीकार नहीं कर पाया। एक अंदाजे को सबूत मान लेना आसान नहीं लगा, लेकिन फिर ब्योमकेश के तर्कों को यूं ही झुठला देना यह भी मुश्किल था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इस समय यही बेहतर होगा कि मैं प्रतिक्रिया के रूप में चुप ही रहूं। मैं जानता था कि मेरी चुप्पी ब्योमकेश को परेशान करेगी और जल्दी ही वो कोई न कोई तर्क प्रस्तुत जरूर करेगा, जिसे मैं किसी भी तरह अस्वीकार नहीं कर पाऊंगा। इसी बीच एक गौरैया उड़कर हमारी खिड़की के दरवाजे पर बैठ गई। उसकी चोंच में एक छोटी सी टहनी थी। उसने अपनी छोटी चमकती आंखों से देखा। ब्योमकेश चलते चलते अचानक रुक गया और गौरैया की ओर इशारा करके उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि यह चिड़िया क्या कहना चाह रही है? मैं चौंक कर बोला, क्या कहना चाह रही है माने? मैं समझता हूं कि वो अपना घोंसला बनाने के लिए जगह ढूंढ रही है, और क्या तुम ये पक्के तौर पर कह सकते हो, बिना किसी शक के? हाँ, बिल्कुल कह सकता हूं। ब्योमकेश दोनों बाजुओं को आपस में बांध कर खड़ा हो गया और हल्की मुस्कान से बोला, तुमने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या प्रमाण है इस बात का? प्रमाण? वो तो है, उसके मुंह में पेड़ की टहनी। उसके मुंह में टहनी क्या निश्चित रूप से ये बताती है कि वो घोंसला ही बनाना चाहती है? मैं समझ गया कि मैं ब्योमकेश के तर्कों के जाल में फंस गया हूं। मैंने कहा, नहीं, पर लेकिन अंदाजा है ना? अब तुम लाइन पर आए, तो क्यों इतनी देर से मानने से मना कर रहे थे? नहीं, इनकार नहीं, लेकिन तुम्हारा कहना है कि जो अंदाजा गौरैया के बारे में लगाया गया वो इंसानों पर भी लागू होता है। हाँ, क्यों नहीं? अगर तुम मुंह में टहनी दबाकर किसी की दीवार पर चढ़कर बैठ जाओ, तो क्या यह साबित हो जाएगा कि तुम घोंसला बनाना चाहते हो? नहीं, इससे तो यह साबित होगा कि मैं बहुत ही ऊंचे दर्जे का उल्लू हूं। क्या इसके लिए भी कोई सबूत चाहिए? ब्योमकेश हंसने लगा। उसने कहा, तुम मुझे किसी भी तरह नाराज नहीं कर सकते। तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि भले ही जांच पर आधारित सबूतों में भूल हो जाए, पर तर्क पर आधारित अंदाजे गलत नहीं हो सकते। मैं भी अपनी जिद पर अड़ गया और बोला, मैं इस विज्ञापन को लेकर तुम्हारे तरह तरह के अंदाजों और अटकलों पर यकीन करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूं। इससे तो दोस्त यही साबित होता है कि तुम्हारा दिमाग कितना कमजोर है। जानते हो, आस्था को भी मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है। खैर, तुम्हारे जैसे लोगों के लिए जांच पर आधारित सबूत ही सर्वाधिक उपयोगी रास्ता है। कल है शनिवार। शनिवार को हमारे पास तो कोई काम है नहीं। मैं कल तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरा अंदाजा एकदम सही है। और तुम क्या करोगे? इतने में सीढ़ियों से किसी के चढ़ने की आवाज सुनाई दी। ब्योमकेश ने कानों पर जोर दिया और बोला, एक अजनबी आदमी, बीच की उम्र का, भारी भरकम या फिर थोड़ा गोल मटोल, हाथों में बेंत, कौन हो सकता है? जरूर हमसे ही मिलना चाहता है, क्योंकि इस मंजिल पर हमारे अलावा और है ही कौन? वो अपने आप पर ही हंस दिया। दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ब्योमकेश जोर से बोला, अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। एक बीच की उम्र के भारी भरकम इंसान ने दरवाजा खोलकर प्रवेश किया। उसके हाथ में मलाका बांस से बनी बेंत थी, जिसकी मूठ पर चांदी चढ़ी हुई थी।
वो बटनों वाला अल्पाका ऊन का काला कोट पहने हुए था। नीचे बढ़िया प्लेटों वाली फाइन धोती झलक रही थी। गोरा चिट्टा क्लीन शेव आदमी। आगे के बाल उड़ गए थे, पर देखने में वो अच्छा था। 3 मंजिल सीढ़ियां चढ़ने से अंदर आते ही बोलने में उसे थोड़ी सी असुविधा हो रही थी। उसने अपनी जेब से रुमाल निकालकर चेहरा पोंछा। व्योमकेश मेरी ओर इशारा करके धीरे से बड़बड़ाया, हनुमान, हनुमान। मुझे व्योमकेश का ताना चुपचाप सहना पड़ रहा था, क्योंकि उसका अंदाजा या अनुमान उस अजनबी के बारे में बिल्कुल सही निकला था। वो सज्जन तब तक थोड़ा सहज हो चुके थे। उन्होंने सवाल किया, आप दोनों में से जासूस व्योमकेश बाबू कौन है? व्योमकेश ने पंखा चलाकर कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, तशरीफ रखिए, मैं ही व्योमकेश बख्शी हूं। लेकिन मुझे इस जासूस शब्द से चिढ़ है। मैं एक सत्यान्वेषी हूं, सच की खोज करने वाला। देखने में आप काफी परेशान लगते हैं। कुछ आराम करिए, फिर आपसे ग्रामोफोन पिन का रहस्य सुनूंगा। वो सज्जन बैठ गए और बड़ी देर किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर व्योमकेश की तरफ ताकते ही रह गए। आश्चर्य में तो मैं भी था, क्योंकि मेरे भेजे में ये घुस नहीं पा रहा था कि व्योमकेश ने एक ही नजर में उस बीच के उम्र के संभ्रांत सज्जन को उस कुख्यात ग्रामोफोन पिन की कहानी से कैसे जोड़ दिया। मैंने व्योमकेश के कई अजूबे देखे हैं, पर यह तो किसी जादुई कारनामे से कम नहीं था। बहुत कोशिश करने के बाद उन सज्जन ने अपने विचारों पर काबू पाया और पूछ ही लिया, आप ये कैसे जान गए? व्योमकेश ने हंसकर जवाब दिया, केवल अंदाजा। पहला ये कि आप थोड़ी बीच की उम्र के हैं, दूसरा आप संपन्न इंसान हैं, और तीसरा आपको ये समस्या हाल ही में होने लगी, और आखिरकार आप मेरे पास मदद के लिए आए हैं। इसीलिए व्योमकेश ने अपना आधा वाक्य वहीं छोड़ दिया और अपने हाथों को हवा में इस तरह उड़ाया जैसे कह रहा हो कि इतना सब होने के बाद उनके आने का कारण तो एक बच्चा भी जान जाएगा। यहां ये बताना जरूरी है कि इधर कुछ हफ्तों से शहर में कुछ अजीब घटनाएं घट रही थीं। अखबारों ने उन घटनाओं को ग्रामोफोन पिन का रहस्य इस टाइटल से छापना शुरू कर दिया था, और इन घटनाओं की विस्तृत जानकारी पहले पेज की हेडलाइन के रूप में छाप रहे थे। इन समाचारों ने कलकत्ता की जनता को उत्सुकता, व्याकुलता और आतंक के मिले जुले प्रभाव से ग्रस्त कर दिया था। अखबारों में भय मिश्रित आतंक पैदा करने वाले वृत्तांत, उन्हें पढ़ने से पान और चाय के अड्डों पर तरह तरह की आशंकाओं और अफवाहों का बाजार गरम हो गया था। भय और आतंक से शायद ही कोई कलकत्ता वासी रात के अंधेरे में घर से बाहर निकलता हो। घटना की शुरुआत इस प्रकार हुई। करीब 1.5 महीने पहले सुकिया स्ट्रीट के निवासी जय हरी सान्याल सुबह के वक्त कॉर्नवालिस रोड पर चल रहे थे। सड़क पार करने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, वो अचानक औंधे मुंह सड़क पर गिर गए। उस वक्त सड़क पर काफी भीड़ थी। उन्हें सड़क से उठाकर एक ओर लाया गया तो पता चला कि उनकी मौत हो गई है। उनकी नाजुक मृत्यु की जब खोजबीन की गई तो देखा गया कि उनके सीने पर खून की बूंदें हैं, पर आसपास किसी घाव का कोई निशान नहीं मिला। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में एक अप्राकृतिक मौत घोषित करके लाश को अस्पताल भेज दिया। पोस्टमार्टम में एक बड़ा ही अजीब तथ्य सामने आया, जिससे पता चला कि मौत ग्रामोफोन के छोटे से पिन से हुई है, क्योंकि वो दिल में पाई गई, जो गढ़कर अंदर पहुंच गई थी। ये पिन कैसे हृदय के अंदर पहुंची, इस सवाल के जवाब में हथियार विशेषज्ञों ने अपने निर्णय में बताया कि इसे किसी छोटी रिवॉल्वर या उसी तरह के यंत्र से सीने के ठीक सामने बिल्कुल पास से मारा गया है, जिससे पिन मरे हुए इंसान की खाल और मांस से होकर सीधा दिल में पहुंची
और उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। अखबारों में इस वृतांत को पढ़कर काफी शोरगुल हुआ था। इसके बाद मृत व्यक्ति की संक्षिप्त जीवनी भी प्रकाशित हुई और अखबारों में ऐसी अटकलें भी छापी गईं कि ये वास्तव में हत्या ही है या कुछ और। अगर हत्या है तो इसे अंजाम कैसे दिया गया। लेकिन एक बात जो कोई नहीं बता पाया कि इस हत्या के पीछे का मकसद क्या था और हत्यारे को इससे क्या फायदा हुआ। अखबारों में यह भी छपा कि पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है। चाय के अड्डों से अब ये बातें उड़ने लगी कि यह सब झांसा पट्टी के अलावा कुछ नहीं है। उस व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा था और अखबारों के पास कोई सनसनीखेज समाचार नहीं था, तो उन्होंने ये कहानी गढ़कर दिल को ताड़ बना दिया है। लेकिन 8 दिनों के बाद अखबारों ने अपने मुख्य पृष्ठों पर 1.5 इंच के बड़े बड़े टाइप में जो समाचार छापा, उसे पढ़कर कलकत्ता का संभ्रांत तबका भी चौंक कर सोचने पर मजबूर हो गया। चाय के अड्डों के धुरंधर भी सन्नाटे में आ गए। अफवाहों, आशंकाओं और अटकलों का बाजार बरसात में उगते हुए कुकुरमुत्तों की भांति तेजी से बढ़ने लगा। दैनिक कालकेतु ने लिखा, ग्रामोफोन पिन ने फिर से तांडव शुरू किया। अजीब और रहस्यमय घटनाओं से लोग भयभीत। कलकत्ता की सड़कें पूरी तरह असुरक्षित। कालकेतु के पाठकों को याद होगा कि कुछ दिन पहले श्री जय हरि सान्याल की सड़क पार करते वक्त अचानक मृत्यु हो गई थी। जांच से पता चला कि एक ग्रामोफोन पिन उनके दिल में घुसा मिला और डॉक्टर ने उस पिन को ही मौत का कारण घोषित कर दिया। उस वक्त हमने संदेह उजागर किया था कि वो कोई साधारण दुर्घटना नहीं है और इसके पीछे कोई भयानक षड्यंत्र छुपा हुआ था। हमारा वो संदेह अब पक्का हो गया है। कल वैसी ही एक और अजीब दुर्घटना घटी है। प्रख्यात व्यवसायी कैलाश चंद्र मौलिक कल शाम लगभग 5 बजे मैदान के पास गाड़ी से जा रहे थे। रेड रोड पर उन्होंने अपनी गाड़ी रुकवाई और पैदल चलने के लिए गाड़ी से बाहर आए। अचानक उनके मुंह से एक चीख निकली और इसके बाद वो जमीन पर गिर पड़े। उनके ड्राइवर और बाकी लोग उन्हें उठाकर कार तक लाए, लेकिन जब तक उनका प्राणांत हो चुका था। ये देखकर वहां इकट्ठा सभी लोग घबरा गए, लेकिन भाग्यवश जल्दी ही पुलिस आ गई। कैलाश बाबू रेशमी कुर्ता पहने हुए थे और पुलिस को उनके सीने पर खून की एक बूंद दिखी। इस डर से कि कहीं ये अस्वाभाविक मृत्यु ना हो, पुलिस ने तुरंत उनकी लाश को अस्पताल भेजा। डॉक्टर की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक के हृदय में ग्रामोफोन पिन घुसा पाया गया और बताया गया कि वो पिन नजदीक से उनके सीने में सामने से शूट किया गया था। ये साफ है कि ये कोई अप्रत्याशित अपराध नहीं है और ये कि जघन्य हत्यारों का गिरोह शहर में आ गया है। ये कहना मुश्किल है कि ये कौन लोग हैं और कलकत्ता के इन जाने माने नागरिकों को मारने में उनका मकसद क्या हो सकता है। लेकिन जो वास्तव में अनोखा है वो है उनकी हत्या का तरीका। इसके अलावा हथियार और उसका इस्तेमाल भी रहस्य के पर्दे में छिपा हुआ है। कैलाश बाबू अत्यंत उदार और मिलनसार सज्जन पुरुष थे। ये कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उन जैसे किसी व्यक्ति का कोई अहित चाहता हो। मृत्यु के वक्त उनकी आयु केवल 48 साल थी। कैलाश बाबू विधुर थे। उनके बाद उनकी संपत्ति की स्वामी उनकी बेटी होगी। हम कैलाश बाबू की बेटी और दामाद के लिए गहन सहानुभूति प्रकट करते हैं, जो उनकी मृत्यु से शोकाकुल है। पुलिस अपनी जांच पड़ताल कर रही है। फिलहाल कैलाश बाबू के ड्राइवर को संदेह के चलते हिरासत में ले लिया गया है। इसके बाद लगभग 2 हफ्तों तक अखबारों में काफी उत्तेजना फैली रही। पुलिस जोर शोर से अपराधी की तलाश में व्यस्त रही, लेकिन हाथ पल्ले कुछ ना पड़ता देख करके भी हैरान और परेशान पुलिस खोजबीन में लगी रही। लेकिन अपराधी का कोई सुराग पाना तो दूर, वो ग्रामोफोन पिन के गहन रहस्य के बारे में भी कोई प्रकाश नहीं डाल पाई। और फिर करीब 15 दिन बाद ग्रामोफोन पिन ने अपनी करामात दिखाई। इस बार का शिकार
कृष्ण दयाल लाल नामक एक सूदखोर धनवान था। वो धर्मतल्ला और वेलिंगटन स्ट्रीट के चौराहे पर सड़क पार करते वक्त बीच में ही गिर गया और फिर कभी नहीं उठा। इस बार फिर मीडिया में ऐसा घमासान छिड़ा जिसने खबरों के परखच्चे उड़ा दिए। संपादकीय लेखों में पुलिस की कार्यक्षमता और व्यर्थता पर तीखे प्रहार और तेज हो गए। कलकत्ता महानगर में आतंक छा गया। नागरिकों में भय और दहशत घर करने लगी। अड्डों में चाय, दुकानों, होटलों और ड्राइंग रूमों में इस विषय को छोड़कर कोई और विषय रहा ही नहीं। कुछ ही दिन के अंतराल में ऐसी और ही 2 मौतें हो गईं। सारा शहर दहशत से सकते में आ गया। हर कोई नागरिक ये समझ नहीं पा रहा था कि वो आखिरकार इस तरह के हत्यारों से अपने आप को सुरक्षित कैसे रख पाएगा। ये भी सही था कि ब्योमकेश भी बड़ी गहरी तरह से इस रहस्य पर अपना ध्यान लगाए हुए था। गलत काम करने वालों को पकड़ना उसका पेशा था और इस क्षेत्र में उसने अपना नाम भी कमाया था। वो चाहे जितना भी जासूस शब्द से घृणा करता हो, पर वो अच्छी तरह से जानता था कि उसके सभी तत्वों और कार्यक्षेत्र को देखते हुए वो एक प्राइवेट डिटेक्टिव ही तो है। इसीलिए इस जघन्य हत्याकांड ने उसके दिमाग की समस्त क्षमताओं को हिला दिया था। हम दोनों सभी अपराध के घटना स्थलों पर जाते और हर घटना स्थल को सभी कोणों से जांचते। मैं कह नहीं सकता कि ब्योमकेश को इस जांच पड़ताल से कोई नया सुराग मिला या नहीं, और अगर मिला भी हो तो उसने मुझे से इस बारे में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन इतना जरूर था कि वो अपनी नोटबुक में बड़ी मुस्तैदी से हर छोटी छोटी जानकारी को दर्ज करता जा रहा था। संभवतः अपने मन के भीतर से उसे विश्वास था कि किसी दिन रहस्य की कोई टूटी हुई डोर उसके हाथ लग ही जाएगी। इसीलिए आज जब वो टूटी डोर उसके हाथ के करीब आ गई तो मुझे महसूस हुआ कि उसके शांत चेहरे के भीतर वो कितना उद्वेलित और अशांत है। वो सज्जन कहने लगे, मैं आया था क्योंकि मैंने आपके बारे में सुना था और अब देख रहा हूं कि वो सब गलत नहीं है। आश्चर्यजनक दक्षता है आपकी जो आपने अभी अभी दिखाई। उसे देखकर मुझे लगता है कि आप ही हैं जो मुझे बचा सकते हैं। पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए मैं उनके पास गया ही नहीं। जरा देखिए तो, कम से कम 5 हत्याएं दिन दहाड़े उनकी नाक के नीचे हो गईं। क्या वो कुछ कर पाए? और आज तो मैं भी जाने कैसे बच गया। उनकी आवाज लड़खड़ाकर मध्यम हो गई और उनकी कनपटी पर पसीने की बूंदें चमक आई। ब्योमकेश ने उन्हें सांत्वना देकर शांत किया और कहा, मुझ पर भरोसा कीजिए। अच्छा हुआ कि आप पुलिस की बजाय मेरे पास आ गए। अगर कोई इस रहस्य को खोल सकता है तो यकीनन वो पुलिस नहीं है। कृपा करके शुरू से सारी बातें विस्तार पूर्वक बताइए। कोई भी बात छोड़िए नहीं, क्योंकि मेरे लिए कोई भी जानकारी बेकार नहीं होती। उन सज्जन ने सहज होकर कहना शुरू किया, मेरा नाम आशुतोष मित्र है। मैं नजदीकी नेबुटोला में रहता हूं। 18 साल की उम्र से अपने धंधे में लगा हुआ हूं। मुझे कभी समय ही नहीं मिला कि मैं अपने परिवार या शादी वगैरह के बारे में सोच पाऊं। मुझे बच्चों का भी कोई शौक नहीं, इसीलिए मैं इन सब झंझटों से दूर ही रहा। मेरे शौक भी कुछ अलग ही हैं। कुछ चीजें बहुत अधिक पसंद है मुझे, कुछ से मुझे सख्त नफरत है और इसीलिए मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। अब समय के साथ उम्र भी बीत गई। मैं अगली जनवरी को 50 साल पूरे कर लूंगा। 2 साल पहले मैंने अपने काम से छुट्टी ले ली। मेरे पास मेरी बचत का पैसा लगभग 1-1.5 लाख रुपए बैंक में जमा है। इसका तो ब्याज ही मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए काफी है। मुझे रहने के लिए भाड़ा भी नहीं देना पड़ता, क्योंकि मैं जिस घर में रहता हूँ वो मेरा ही है। मुझे बस संगीत का शौक है। सब कुछ होते हुए मुझे अपने जीवन से कोई शिकायत नहीं है। ब्योमकेश ने सवाल किया, लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपके ऊपर निर्भर है? आशुतोष ने सर हिलाकर कहा, नहीं तो
मेरा कोई संबंधी भी नहीं है और इसीलिए मेरे ऊपर कोई बोझ भी नहीं है। मैं एक निठल्ला भांजा है जो कभी पहले पैसे मांगने आता था, लेकिन वो छोकरा शराबी और जुआरी है, इसीलिए मैंने उसके घर में घुसने पे रोक लगा दी है। और ये भांजा अब कहाँ है? आजकल जेल में है। उसे मारपीट करने और पुलिस से हाथापाई करने के जुर्म में 2 महीने की कैद हुई है। अब जेल में ही रहेगा 2 महीने। अच्छा ठीक है, अब आगे कहते जाइए, मैं सुन रहा हूं। जब से वो बेहुदा विनोद मेरा भांजा जेल गया है, तब से जीवन बड़ी आराम से कट रहा था। मेरा कोई दोस्त नहीं है और मैंने जानबूझकर कभी किसी का नुकसान भी नहीं किया, इसीलिए मुझे नहीं लगता कि मेरा कोई दुश्मन भी होगा। लेकिन कल एकाएक मैं जैसे आसमान से गिरा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। मैंने अखबारों में ग्रामोफोन पिन के रहस्य की खबरों को पढ़ा जरूर था, लेकिन मुझे उन पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे लगता था ये सब बस चटपटी मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन मैं गलत था। और वो कैसे? कल शाम मैं रोजाना की तरह घूमने निकला। जोड़ा सांकों के पास एक संगीत संगोष्ठी है, जहां मैं शाम का समय गुजारता हूं और रात को 9 बजे के आसपास घर आता हूं। आमतौर पर मैं पैदल ही जाता हूं, क्योंकि अब इस उम्र में पैदल चलना तो ठीक ही है। कल रात को लौटते वक्त जब मैं हैरिसन रोड और एमहर्स्ट स्ट्रीट के चौराहे पर पहुंचा, तो वहां घड़ी 9:15 बजा रही थी। उस समय सड़कों पर काफी भीड़ थी। मैं फुटपाथ पर कुछ समय के लिए रुका रहा। मैं चाहता था कि आने वाली 2 ट्रॉम भी निकल जाए। जब ट्रैफिक थोड़ा साफ हो गया तो मैं सड़क पार करने लगा। मैं सड़क के बीच में पहुंचा ही था कि एकाएक मैंने अपने सीने पर एक झटका महसूस किया। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे दिल के ऊपर की हड्डियों के पास, जहां मैं अपनी ब्रेस्ट पॉकेट में अपनी घड़ी रखता हूं, कुछ ठोक दिया है। इसके साथ ही मुझे दर्द हुआ, जैसे किसी ने दिल में कांटा घुसा दिया हो। मैं गिरते गिरते बचा। किसी तरह मैंने अपना संतुलन बनाए रखा और सड़क पार कर गया। फिर मुझे चक्कर आया और मैं समझ ही नहीं पाया कि यह हुआ क्या। जब मैंने ब्रेस्ट पॉकेट से अपनी घड़ी निकाल कर देखी तो वो ठप हो गई थी। उसका शीशा भी पूरी तरह से चटका हुआ था और एक ग्रामोफोन पिन उसमें घुस गया था। आशुतोष बाबू फिर से पसीने से तरबतर हो गए। उन्होंने कांपते हाथों से अपनी बाहों पर आए पसीने को पोंछा और अपनी जेब से निकालकर एक डिब्बी दी और बोले, ये रही, ये है वो घड़ी। ब्योमकेश ने डिब्बी खोलकर घड़ी निकाली। ये घड़ी गन मेटल की बनी थी। ऊपर का शीशा नदारद था। घड़ी में समय 9:30 बजे का था और ग्रामोफोन का एक पिन घड़ी के बीचों बीच गड़ा हुआ था। ब्योमकेश ने घड़ी को बड़ी बारीकी से कुछ देर देखा, फिर उसे डिबिया में रख कर सामने मेज पर रख दिया और बोला, हाँ तो आप अपनी बात जारी रखिए। भगवान ही जानता है कि उसके बाद मैं घर कैसे पहुंचा। मैं तनाव और परेशानी में सारी रात सो नहीं पाया। ये घड़ी मेरे लिए वरदान ही समझिए, वरना अब तक तो मैं अस्पताल की पोस्टमार्टम टेबल पर लेटा होता। आशु बाबू के रोंगटे खड़े हो गए। एक ही रात में मैंने अपनी जिंदगी के 10 साल खो दिए हैं ब्योमकेश बाबू। पूरी रात मैं सोचता रहा कि मैं करूं क्या, किसके पास जाऊं, खुद को बचाऊं कैसे। पर दिन की पहली किरण के साथ ही मुझे आपका नाम सूझा। मैंने आपकी अभूतपूर्व क्षमताओं के बारे में सुना था और इसीलिए मैं पहली फुर्सत में आपके पास आया हूं। मैं एक बंद टैक्सी में आया हूं बाबू। पैदल चलने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि फिर से कहीं। ब्योमकेश उठकर आशुतोष बाबू के पास गया और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोला, अब आप आराम से रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। ये सही है कि कल आप बाल बाल बचे हैं, लेकिन आगे से अगर आप मेरी सलाह पर अमल करेंगे तो आपके जीवन को कोई खतरा नहीं रहेगा।
आशुतोष बाबू ने ब्योमकेश का हाथ पकड़ते हुए कहा, ब्योमकेश बाबू, कृपा करके मुझे इस दुर्गति से बचा लीजिए, मेरी जिंदगी बचाइए। मैं आपको 1000 रुपए का पुरस्कार दूंगा। ब्योमकेश मुस्कुराते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठकर बोला, ये तो आपकी उदारता है आशुतोष बाबू। इसको मिलाकर कुल 3000 रुपए हो जाते हैं, क्योंकि 2000 रुपए के इनाम की घोषणा तो सरकार कर चुकी है ना? लेकिन ये सब बाद में, पहले मेरे कुछ सवालों का जवाब दीजिए। कल जब आप पर हमला हुआ तो क्या आपने कोई आवाज सुनी थी? किस तरह की आवाज ब्योमकेश बाबू? कोई भी आवाज, जैसे टायर के फटने की? नहीं नहीं ब्योमकेश बाबू, ऐसी तो कोई आवाज नहीं सुनी। फिर से याद कीजिए आशुतोष जी, कोई और आवाज या ध्वनि? जैसा कि मुझे याद आता है, ऐसा तो कुछ नहीं सुना मैंने। एक बार फिर ध्यान से सोचिए मित्र बाबू। काफी देर सोचने के बाद आशुतोष बाबू ने कहा, मैंने ये आवाजें सुनी जो अक्सर भीड़ भरी सड़कों पर होती हैं, जैसे कारों, ट्रॉमों, रिक्शों की आवाज। और जहां तक मुझे याद आ रहा है, मुझे झटका लगने के समय मैंने साइकिल की घंटी की आवाज सुनी थी। कोई और अस्वाभाविक आवाज? नहीं, कोई और नहीं। ब्योमकेश कुछ पलों तक चुप रहने के बाद बोला, क्या आपके ऐसे दुश्मन हैं जो चाहते हो कि आपकी मौत हो जाए? नहीं तो, जहां तक मेरी जानकारी में है, मैं ऐसे किसी आदमी को नहीं जानता। आपने शादी नहीं की, इसीलिए आपके बच्चे तो है नहीं। मैं समझता हूं कि आपका भांजा ही आपका वारिस है ना? आशुतोष बाबू पहले तो दुविधा में हिचकिचाए और बाद में बोले, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या आपने अपनी वसीयत लिख दी? हाँ, बिल्कुल। तो कौन है आपका वारिस? आशुतोष बाबू संकोच में मुस्कुराए और कुछ पल चुप रहने के बाद कुछ अटकते हुए बोले, आप मुझसे ये छोड़कर कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ये मेरा निजी मामला है, प्राइवेट। और वो अपनी उलझन में खो गए। ब्योमकेश पैनी नजरों से आशुतोष बाबू को देखकर बोला, ठीक है, लेकिन क्या आपका ये भविष्य का वारिस, जो भी हो, आपकी वसीयत के बारे में जानता है? नहीं, ये बस मेरे और मेरे वकील के बीच पूरी तरह से गोपनीय है। क्या आप अपने वारिस से अक्सर मिलते रहते हैं? आशुतोष बाबू ने दूसरी ओर देखकर बोला, हाँ, मिलता हूं। आपके भांजे को जेल गए कितने दिन हुए? 1, 2, 3, लगभग 3 सप्ताह। ब्योमकेश कुछ देर बेचैनी में बैठा रहा, फिर एक सांस छोड़कर उठ खड़ा हुआ। आप एक काम करिए आशुतोष बाबू, अभी घर जाइए और ये घड़ी और अपना पता मेरे पास छोड़ दीजिए। अगर मुझे कोई और जानकारी चाहिए होगी तो मैं आपसे संपर्क करूंगा, ठीक है? आशुतोष बाबू अचानक परेशान हो उठे और बोले, लेकिन आपने मेरे लिए तो कोई व्यवस्था ही नहीं की। अगर कहीं फिर से मेरे साथ वो, आपको केवल इतना ही ख्याल रखना है आशुतोष जी कि आप अपने घर से बाहर ना निकलें, बस। आशुतोष बाबू का चेहरा डर से सफेद हो गया। उन्होंने कहा, मैं घर में अकेला रहता हूं। अगर कोई, घबराइए नहीं, आप घर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हाँ, अगर आप दरबान चाहते हो तो रख सकते हैं। क्या मैं घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकल सकता? ब्योमकेश कुछ पल सोचता रहा, फिर बोला, अगर आप घर से बाहर निकलना ही चाहते हैं तो केवल फुटपाथ का ही प्रयोग करें। किसी भी हालत में सड़क पर ना चलें। और अगर ऐसा आप करते हैं तो मैं आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले पाऊंगा। आशुतोष बाबू के चले जाने के बाद ब्योमकेश काफी देर तक त्योरियां चढ़ाकर विचारों में डूबा रहा। इसमें कोई शक नहीं कि फिलहाल उसके दिमाग को काम करने के लिए काफी मसाला मिल गया था, इसीलिए मैंने उसे छेड़ना नहीं चाहा। करीब आधे घंटे बाद उसने मुंह उठाकर देखा और बोला, तुम सोच रहे हो कि मैंने आशुतोष बाबू को घर से निकलने के लिए मना कर दिया, और मैं कैसे इस निर्णय पर पहुंचा कि वो केवल घर में ही सुरक्षित रहेंगे?
है ना? मैंने चौंक कर देखा और मेरे मुंह से हाँ निकल गया। ब्योमकेश ने कहा, ग्रामोफोन पिन के केस में ये बिल्कुल साफ है कि सारी हत्याएं सड़क पर ही हुई हैं। सड़क के किनारे भी नहीं, बल्कि सड़क के बीच में। क्या तुमने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ है? नहीं। क्या कारण हो सकता है? दो कारण हो सकते हैं मित्र। पहला कि सड़क पर मारने से इल्जाम से बच जाना आसान है, हालांकि ये ज्यादा मुमकिन नहीं लगता। दूसरा, हत्या का हथियार ऐसा है जिसका प्रयोग केवल सड़क पर ही संभव है। मैंने उत्सुकता से पूछा, ये किस तरह का हथियार हो सकता है? अगर यही पता लग जाए तो ग्रामोफोन पिन का रहस्य ही ना खुल जाए। तुम भी ना यार। मेरे दिमाग में एक विचार रह रह कर उठ रहा था। मैंने कहा, क्या कोई इंसान ऐसा रिवॉल्वर रख सकता है जिसमें गोली की जगह पर ग्रामोफोन पिन का इस्तेमाल हो जाए? ब्योमकेश ने मेरी बात की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, आइडिया तो मार्के का है दोस्त, लेकिन इसमें कुछ संदेह दिखाई दे रहा है। कोई इंसान जो बंदूक और पिस्तौल का इस्तेमाल करना चाहता है, वो क्यों चाहेगा? साधारण समझ के अनुसार वो एकांत ही तो खोजेगा। दूसरा, बंदूक तो छोड़ो, पिस्टल के शॉट का धमाका भी भीड़ के कोलाहल में छुप नहीं सकता। फिर गन पाउडर की महक भी तो रह जाती है। वो कहते हैं ना कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है, लेकिन महक कैसे छुपेगी? संभव है कि वो एयर गन हो, वो लोहे के छर्रों वाली। वाह, क्या बेहतरीन आइडिया है। कंधे पर एयर गन लटकाकर हत्या करने जाना। लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल भी है? नहीं मेरे प्यारे दोस्त, नहीं। ये इतना आसान नहीं है। यहां सोचने की बात यह है कि जो भी हथियार होगा वो धमाका तो करेगा ही। तब कैसे उस धमाके को छुपाया जा सकता है? तुम अभी अभी क्या कह रहे थे कि एक धमाका दूसरे को छुपा सकता है? एक झटके से ब्योमकेश खड़ा हो गया और मुझे बड़ी बड़ी आंखों से घूरने लगा और बड़बड़ाने लगा, ये सही है, बिल्कुल सही है बेटा। मैं चौंक गया। क्या बात है ब्योमकेश? कुछ नहीं। मैं जितना ग्रामोफोन पिन के रहस्य के बारे में सोचता हूं, उतना ही मुझे लगता है जैसे सारी हत्याएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये एक खास तरह की समानता है जो सारे केसेस में दिखाई दे रही है। हालांकि ऊपर से देखने पर ऐसा नहीं लगता। और वो कैसे? ब्योमकेश ने उंगली पर निशान लगाते हुए कहा, शुरू करें तो सभी शिकार बीच की उम्र के थे। आशु बाबू तो अपनी घड़ी के कारण बच गए, लेकिन वो भी हैं तो बीच की उम्र के ही। दूसरे सभी खाते पीते संपन्न आदमी हैं। कुछ दूसरों से थोड़ा कम ज्यादा पैसे वाले हो सकते हैं, लेकिन गरीब कोई नहीं था। प्रत्येक इंसान की हत्या सड़क के बीचों बीच हुई, सैकड़ों की भीड़ में। और अंत में महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि सारे लोग संतानहीन थे। ओह, तो तुम्हारा अंदाजा यह है? मैंने अभी तक कोई अंदाजा नहीं लगाया दोस्त। ये सब बातें मेरे अंदाजे के केवल आधार हैं। तुम इन्हें संभावना कह सकते हो, लेकिन केवल इन संभावनाओं से हत्यारों को पकड़ना। ब्योमकेश ने टोक दिया, हत्यारे नहीं अजीत, हत्यारा। बहुवचन का प्रयोग केवल प्रतिष्ठा जोड़ने के लिए है। यह बेकार है। अखबार वाले भले ही हल्ला मचा रहे हों कि इनके पीछे कोई गिरोह है, लेकिन उस गिरोह में एक ही इंसान है जो इन सभी हत्याओं का पोषक, गुरु और हत्यारा भी है। मैं अपने संदेह को रोक नहीं पाया। तुम ये सब इतने विश्वास से कैसे कह सकते हो? तुम्हारे पास कोई सबूत है? सबूत तो अनेक हैं, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक ही सबूत काफी है कि सभी लोग इतनी अद्भुत दक्षता से एक ही जगह पर दागे गए हथियार से मारे जाएं। हर बार पिन दिल के बीचों बीच में ही घुसता है, जरा भी इधर उधर नहीं। आशु बाबू का केस ही ले लो, अगर घड़ी न होती तो वो पिन कहां लगता? तुम्हारी नजर में कितने लोग हो सकते हैं जो इतनी दक्षता से ये काम कर पाए, जिनका निशाना हर बार इतना अचूक हो? ये तो ऐसा हो गया जैसे पानी में लकड़ी की मछली की छाया को देखकर घूमते पहिए के बीच
मछली की आंख में तीर मारना हो। तुम्हें द्रौपदी के स्वयंवर की कथा तो याद ही होगी। जरा सोचो, ये केवल अर्जुन ही तो कर पाया था। महाभारत काल में भी इतनी अचूक दक्षता का श्रेय केवल एक ही आदमी को मिला था। वहां तो इतने बड़े बड़े योद्धा, इतने बड़े बड़े धनुर्धर थे, लेकिन अर्जुन की दक्षता तो बस अर्जुन में ही थी। ब्योमकेश जब उठा तो हंस रहा था। ड्राइंग रूम के बगल वाला कमरा ब्योमकेश का निजी कमरा था, जिसमें वो हर समय मुझे भी आने नहीं देता था। वास्तव में ये उसकी लाइब्रेरी, प्रयोगशाला, संग्रहालय और ड्रेसिंग रूम था। उसने आशु बाबू की घड़ी उठाकर अपने कमरे की ओर जाते हुए कहा, लंच के बाद इस केस पर दिमाग लगाने के लिए खूब समय होगा। अभी तो समय है नहाने का। मैं चलता हूं नहाने। ब्योमकेश दोपहर में लगभग 3:30 बजे के आसपास बाहर चला गया। मुझे नहीं मालूम कि वो कहां और क्यों गया, और वापस आया तब तक अंधेरा हो चुका था। मैं उसके इंतजार में बैठा था। चाय का समय बीता जा रहा था। जैसे ही वो आया, पुतीराम नाश्ता ले आया। हम लोगों ने बड़ी शांति से नाश्ता किया। हमें शाम को साथ में चाय पीने की आदत तो थी ही। ब्योमकेश ने कुर्सी पर कमर टिकाते हुए चुरट यानी पाइप जलाकर पहली बार अपना मौन तोड़ा। तुम्हें आशु बाबू कैसे इंसान लगे? मुझे सवाल कुछ अजीब लगा। मैंने पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मैं तो समझता हूं कि काफी सज्जन पुरुष, काफी सहज और मिलनसार आदमी है, ब्योमकेश ने कहा। और उनका नैतिक चरित्र? जिस तरह मैंने उनके उस शराबी भांजे के बारे में नफरत देखी, मैं तो कहूंगा सीधे सच्चे आदमी हैं। फिर उनकी उम्र भी तो हो गई है। उन्होंने शादी भी नहीं की। संभव है जवानी में कुछ प्यार मोहब्बत की हरकतें करी होंगी, लेकिन अब उसके लिए उनकी उम्र नहीं है। उनकी उम्र ना भी हो तो क्या इन बातों ने उन पर कोई रोक लगाई है? जोड़ा सांकों के जिस घर में आशु बाबू रोज शाम को संगीत सुनने जाते हैं, वो एक स्त्री का घर है। दरअसल ये कहना कि वो उस स्त्री का घर है गलत है, क्योंकि आशु बाबू उसका भाड़ा भरते हैं। उस घर को संगीत संगोष्ठी स्कूल कहना भी शायद गलत होगा, क्योंकि संगोष्ठी बनाने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की दरकार होती है। वहां तो केवल एक ही है। क्या बात कर रहे हो ब्योमकेश? तो बुढ़ाऊ काफी रंगीन तबीयत के हैं। वाह, और भी है अजीत, सुनते जाओ। आशु बाबू उस स्त्री की पिछले 12-13 सालों से देखभाल कर रहे हैं, इसीलिए उनकी वफादारी पर शक नहीं किया जा सकता। और जाहिर है कि बदले में उन्हें भी वो वफादारी मिली है, क्योंकि और किसी संगीत के शौकीन को उस घर में घुसने की इजाजत नहीं है। दरवाजे पर सख्त पहरा रहता है। मैं उत्सुकता से भर गया था। तो क्या वास्तव में तुम संगीत प्रेमी बनकर उस घर में गए थे? क्या देख पाए उस स्त्री को? कैसी थी देखने में? मैं उसकी एक झलक ही देख पाया, लेकिन मैं नहीं चाहता कि उसकी सुंदरता का वर्णन करके मैं तुम्हारे जैसे कुंवारे दोस्त की अनमोल रातों की नींदें उड़ा दूं। मैं एक ही शब्द कहूंगा, लाजवाब। उसकी आयु संभवतः 27-28 साल की होगी। जो भी हो, मैं आशु बाबू की पसंद का कायल हो गया हूं। मुझे यह लग ही रहा था कि तुम्हें अचानक आशु बाबू के निजी जीवन में इतनी दिलचस्पी क्यों हो गई है। अजीत, अनियंत्रित उत्सुकता मेरी कमियों में से एक है। दूसरा, आशु बाबू का वारिस मुझे परेशान किए हुए था। तो यही है वो आशु बाबू के वारिस? ये मेरा अंदाजा है। मैंने वहां एक और आदमी को देखा था, जिसकी आयु 35 साल के आसपास होगी। देखने में काफी तड़क भड़क वाला लगा। वो दरबान के पास तेजी से आया और उसके हाथ में एक चिट्ठी देकर गायब हो गया। जो भी हो, विषय कितना भी मजेदार क्यों ना हो, पर अभी हमारे लिए ये इतना उपयोगी नहीं है। ब्योमकेश उठकर कमरे में टहलने लगा।